हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। 10 मिनट की वेलकम सीरीज में शॉर्ट कंटेंट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा कंटेंट है एयर पॉल्यूशन, जो आप लोगों के पिछले 10 में से 9 बार ही आया है। मतलब पिछले 10 साल के एग्जाम में से 9 बार इसमें से पूछा गया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ी बात है, स्कोरिंग टॉपिक है। घुमा फिरा के बातें वहीं पर आती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं पूछा जा रहा। तो ये जो 10 मिनट में चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपकी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि मैं तो भाई पहले से स्लाइड बनाकर आपको मेन मेन कंटेंट बता दूंगा। उसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आता है। और एट लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक आता है एयर पॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, हर साल इसका क्वेश्चन आप लोगों को लगभग देखने को ही मिला है एवरेज तरीके से। तो बात आती है यहां पर कि भाई एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये सबको पता है। तो ये सब मुद्दे की बात नहीं। पॉल्यूशन जिनकी वजह से होता है उनको कहता हूं पॉल्यूटेंट्स। दो टाइप के हमारे पास पॉल्यूटेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसको प्रेफरेंस डायरेक्ट मिलती है। जैसे आपके घर पीएम मोदी साहब आ गए तो डायरेक्ट प्रेफरेंस के साथ बिना परमिशन के घर में घुस सकते हैं। दोगे ना प्रधानमंत्री साहब को घुसने घर में? और वही अगर कोई अनजान आ जाए तो फिर नहीं आएगा, फिर उसको किसी की अप्रोच लगानी पड़ेगी, हाँ मैं इसका रिश्तेदार हूं, यानी सेकेंडरी प्रेफरेंस के साथ, सेकेंडरी केस के साथ एंट्री मिलेगी घर में। तो जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं वो प्राइमरी है। जो किसी के साथ मिलते हैं, नया उपजाऊ प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो अफेक्ट करता है, वो सेकेंडरी है, ठीक है। बस इतना ही था। अब इंपॉर्टेंट क्या है इनके भाई, एग्जाम्पल याद करने हैं आप लोगों को। जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड्स हो गया। कार्बन ऑक्साइड्स में CO2, CO, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ये सब क्या है आप लोगों के प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या है? पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ओजोन, एरोसोल्स, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एक छोटी सी यहां पे करेक्शन करनी होगी, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। जैसे PM2.5, PM10 डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, तो जो डायरेक्टली करे वो प्राइमरी है, ठीक है। ये तीनों जो है ये क्या है, बाकी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। ये मिक्स होकर काम करते हैं। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड क्या नुकसान कर सकती है? एक इरिटेटिंग गैस है, केमिकल रिफाइनरीज से निकलती है, असेप्टेबल लिमिट इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकती है? अस्थमा कॉज कर सकती है। कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पर जानी जाती हैं। मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस बहुत तरीके से मानी जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में लास्ट में भी बात करूंगा। अब ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो देखो यार, निकलती कहां से है? ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वहीकुलर एमिशन से बहुत ज्यादा निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो ये डायरेक्ट ब्लड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उसमें थक्के जमा देती है खून के, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई खत्म। ऑक्सीजन सप्लाई खत्म तो आप हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, एक बीमारी फैलाती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिनेमिया। तो हीमोग्लोबिनेमिया बीमारी बिल्कुल घातक है, मार सकती है इंसान को। जीरो असेप्टेबल लिमिट है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है चेन, एक होता है रिंग। चेन तो सीधी सीधी है, निकल जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन रिंग अगर खा गए ना तो उसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत लगेगा। नहीं, खाना कुछ भी नहीं है मतलब नुकसान तो दोनों ही करती है। चेन कंपाउंड यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कम नुकसान करते हैं, एरोमेटिक ज्यादा नुकसान करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिमिट दोनों की याद कर सकते हो। एरोमेटिक तो बिल्कुल घातक है, जहरीले हैं, वो तो होनी ही नहीं है बॉडी में। ये थोड़ा बहुत चल सकता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेजर बात यहां पर आती है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स की तरफ चलते हैं, एरोसोल्स। मैंने एरोसोल को कैसे याद किया है? आप लोगों ने घर में रूम फ्रेशनर छिड़के हैं? रूम फ्रेशनर क्या है? एरोसोल है। ये जो धुआं पड़ता है, धुआं, वो एरोसोल है। जो दिखता है थोड़ा बहुत धुंध होती है ना, कि सुबेरे ओस गिरती है, दिन में धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है, और गिरना तो प्रकृति का कर्म है, फिर किस बात की शर्म है। तुम भी जीवन में गिरे हो तो डरना नहीं है, क्योंकि उठने के लिए गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरकर ही उठने का मौका मिलता है। उठे उठाए को कौन उठा रहा है? फिर जो उठा होता है ना, फिर उसको एक ही बार उठना होता है किसी के कंधे पे, तो वहां तक नहीं अभी। गिरना जरूरी है, गिरने से शर्म नहीं है। बाय द वे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो आप लोगों का एरोसोल 3 टाइप के होते हैं, मेजर है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका डस्ट होता है, स्मोक होता है, मिस्ट होता है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मुझे आप लोगों को देना है, थोड़ा बता दूंगा अभी।
तो बात आती है डस्ट का साइज क्या है, 1 से 100 माइक्रोमीटर का, स्मोक का साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का, मिस्ट का साइज 50 से 100 माइक्रोमीटर, इवन 1000 माइक्रोमीटर तक भी चलता है मिस्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, डस्ट होती है, स्मोक होता है, तो धुंध पड़ जाती है। तो जब स्मोक और फॉग मिलता है, फॉग कैसे बनता है, जब आपकी मिस्ट का क्वांटिटी बढ़ जाता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है सर्दियों में, तो सर्दियों में जो धुंध पड़ती है उसको फॉग कहते हैं, और जब उसी धुंध में धुआं मिल जाता है तो स्मोक प्लस फॉग मिलाकर स्मॉग बनता है। ये लिखा हुआ सब, ये पेपर के क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि जब हम इनको सेपरेट करने की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी तरीके के मटेरियल आते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको करवा दूंगा सारी डिटेल। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स की बात करते हैं, PM10 PM2.5। पर्टिकुलेट मैटर वो जो डायरेक्टली अफेक्ट करे, PM10 थोड़ा बड़े साइज का पार्टिकल हो गया जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर तक का होता है, PM2.5 जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर तक का होता है। 10 माइक्रोमीटर तक का साइज आपके गले तक अटक जाएगा, 2.5 वाला अंदर पहुंच जाएगा। समझ आ रही है? तो जो अंदर चला गया लंग्स में डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, वही बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए जब सर्दियों में दिल्ली में हवा बरकरार रहती है अपनी चरम सीमा पर, तो डॉक्टर मना करते हैं वॉक एक्सरसाइज मत करो धुंध में, क्योंकि PM2.5 PM10 आपको बहुत मोटा नुकसान दे सकते हैं। तो समझ आ गया क्या सीन है, कैसे क्या है। थ्रॉट प्रॉब्लम और लंग्स प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल लिमिट जरूरी है 40 और 60, ये आपको क्लियर करनी है थोड़ी सी। जो ज्यादा नुकसानदायक है वो भाई बिल्कुल ही खत्म कर दोगे क्या, उसको कम करोगे, जो कम नुकसानदायक है थोड़ा ज्यादा चल सकता है, मतलब नुकसान तो होगा, चलेगा। ठीक है, मैं कनाडा में एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया व्हाट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स देयर। यार मतलब मैं सुंदर रह गया भाई, ही सेड टू मी 3। मैंने उससे 2 बार पूछा, मैं कितना, मेरे को लगा ऑनलाइन है, नेटवर्क एरर है, 3 पे ही अटक गया ये, हमारे यहाँ तो 300 पार जाता है। तो कहता 3। भाई साहब मुझसे पूछता व्हाट इज देयर, मैं क्या बोलूं, मैंने कहा 300 प्लस। हद हो रही है यार, हम लोग क्या ही ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मजाक मजाक में मैं ये भी कह सकता था, मतलब तुम्हारे वहां तो ये हाल होगा, किसी के घर में झांकना हो किलोमीटर दूर तो तुम झांक सकते हो, मतलब पॉल्यूशन है ही नहीं भाई। तो फिलहाल आगे चलते हैं। अब इसी के साथ ना एक चीज मेरे को अच्छी लगी थी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग पढ़ते रहना जो आपके काम के हैं, वो सब देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रेंज होती है, ये शायद पूछा भी गया एग्जाम में, 0 से 50 तक तो बढ़िया, 50 से 100 तक मॉडरेट, फिर 150 से आगे चलोगे तो 300 तक मतलब बेकार मान लेते हैं, फिर अनहेल्दी आ जाती है। अनहेल्दी के बाद आप लोगों की वेरी बेकार, 300 से बड़ी जब जाती है तो तुम जीने लायक नहीं होते। और सोचो हम दिल्ली में रह रहे हैं, क्या हाल होता है उनका जो दिल्ली में रहते हैं, और तुम कहते हो तुम संघर्ष करते हो। अरे तुम तो मात्र एग्जाम के लिए संघर्ष कर रहे हो, हम जीने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में रहना मतलब अपने आप में किसी योद्धापना से कम नहीं है। चलो बाय द वे याद कर लेना, काम की बात है। इसके बाद ना एक टॉपिक आता है लैप्स रेट, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, क्यों, क्योंकि आज तक एक बार पूछा है। मैं कहूंगा भी नहीं पढ़ लो, आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन ये शॉर्ट शॉर्ट सीरीज है, तो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट की बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को लैप्स रेट मैं नहीं पढ़ा रहा, आपको पढ़ना है, मैं पीडीएफ दे चुका हूं, मतलब आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाय द वे आई नीड टू टेल यू, ये सारा कंटेंट वन लाइनर का ही है, तो वन लाइनर कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे, और शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट के लिए तो मैं कहता भी हूँ कि भाई आप लोगों को कुछ भी हो जाए, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होगे यही रिवाइज कर लेना, मस्त एग्जाम जाएगा आपका। तो अभी ना वो टेलीग्राम में अगर ऐड होना है ना, जहां पे मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, तो आप टेलीग्राम में ऐड होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, या मेरा पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ, क्योंकि तुम ही तो अपने हो मेरे, और कौन है। तो 7428286828 ये मेरा पर्सनल नंबर है, दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप या कॉल कर लो, मैं आपका उसमें टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा, वहां पीडीएफ आती है। क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो एक बार देख लेते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, उससे पहले ये तो जान लो, आपका ओजोन लेयर के बारे में शायद को पता है ना। तो पॉल्यूशन से दिमाग में मेरे आया, ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा डिप्लीट कौन करता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए ओजोन गैसेस क्या है, मतलब डिप्लीशन के लिए ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको डाटा पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कौन कौन सी होती है। तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे कि आप लोगों को हो गया मीथेन, CO2,
एंड CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर्स, ये सब क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये आप लोगों की ग्रीन गैसेज है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जनरली, जो उसको ओजोन को डिप्लीट करने के काम आती है और दुनिया भर का एयर पोल्यूशन फैलाती है। ओजोन क्या करता है? ओजोन आपके यूवी रेस को अर्थ तक आने से बचाता है। तो इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में पूछा था एक बार। आपको क्लियर होना चाहिए, डॉप्सन इसका यूनिट होता है। बाय द वे, अब मुद्दे की बात पर आता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले टू यू ओवर द स्क्रीन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एसएससी जेई पार्ट। कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, मतलब कौन से मटेरियल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड करता है, अपने को पता है। सीएफसी करता है, वो भी अपने को पता है। मीथेन करता है, वो भी हम लोगों ने देखा अभी। तो ये तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस नहीं करता, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, आपको बोला गया क्वेश्चन में कि क्लासिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, और बोला ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स। लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये आप लोगों का प्राइमरी हो गया। उसके बाद स्मॉग हो गया आप लोगों का सेकेंडरी, और हाइड्रोकार्बन्स हो गए ये सब डायरेक्टली। अब देख लो ना, मतलब क्या दिक्कत है। एरोसोल हो गया सेकेंडरी। तो हम लोग मैच कर सकते हैं यहाँ पर, पर्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड तो प्राइमरी है, ये रहा। सेकेंडरी में ओजोन है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, पैन है, मिस्ट है। यानी ऑप्शन नंबर सी में सारी कंडीशन मैच कर रही है, वो सब आप देख सकते हो। एग्जाम्पल हमको याद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा आप लोगों का ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओजोन लेयर डिप्लीशन केमिकल। प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे एक चीज पता है, यहाँ पर सीएफसी तो पक्का करता है, ठीक है। मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड भी करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी करता है। मैंने ये बताई नहीं है, बट यू नीड टू लर्न इट। उसके बाद कॉपर सल्फेट नहीं करता। कॉपर सल्फेट हमारी अर्थ का मटेरियल है, ये कोई ऐसा ओजोन के साथ जाके रिएक्ट नहीं करने वाला। मुझे अगर ये भी याद नहीं है कि मैं ओजोन के साथ कौन कौन से मटेरियल रिएक्ट कर सकते हैं, तो भी मैं ये क्वेश्चन 100% ठीक कर सकता था, क्योंकि मुझे कॉपर सल्फेट पता है, इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट। तो ओजोन के साथ इसका कैसे रिएक्शन पॉसिबल है? ये तो एक सॉल्ट है, जमीन पर ही रहेगा। तो बहुत सारे आपको ना हर साल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां बेसिकली आप लोगों को ये सब मिलेगा, ऐसी कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर है बट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट बता, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, तो क्या करता है प्रोटेक्शन? भाई रूल्स बनाता है, और जो उनका वो करता है, क्या बोलते हैं, तोड़ता है, उस पर जुर्माना लगाता है। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो। प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक कर रहा है। उसके बाद डिफॉल्टर्स को काम भी ले रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है ना, क्या दिक्कत है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट इज नॉट एन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस, कौन सा नहीं निकलता, ठीक है। आपको ये पता है, देखो ध्यान से देखना, कौन सा निकलता है, सॉरी। नाइट्रोजन तो पक्का निकलता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, आपके हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो मुझे पता है कि 1 और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और CO2 तो पता ही है निकलता ही है। तो पैन जो है वो सेकेंडरी है, वो डायरेक्ट नहीं निकलता। तो ये भी हमको क्लियर था। फ्रॉम अमंग द डिफरेंट पॉल्यूटेंट लिस्टेड कॉज एयर पॉल्यूशन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा है? ये तीन तो आपको याद ही है, प्राइमरी है। ये तीन तो प्राइमरी है ना भाई। आप लोगों का बचा गया है अभी, आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड बचा है जो सेकेंडरी है। काम खत्म। सल्फ्यूरिक एसिड क्या? एसिड रेन। तो एसिड मिस्ट या एसिड रेन जो बनता है वो सेकेंडरी होता है, हमको पता है। प्लूम के बारे में मैं क्वेश्चन ले आया है दिखाने के लिए कि एक ही बार आया है, आप खुद से कर लीजिएगा। सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में श्योर शॉट नहीं है ये। ओजोन के लिए कौन वो है रिस्पॉन्सिबल डिप्लीशन के लिए? CFC। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सबको पता है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिप्लीशन? CFC। ओजोन के बारे में बहुत चीजें पूछी गई है, CFC। आगे बोला गया है यहां पर, हाँ ये मैं बता देता हूं, जो आप लोगों का धुआं जाता है ना, जो आपका धुआं जाता है, वो धुआं जो जाता है उसके पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? जो धुएं की शेप होती है या उसका पाथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लूम। उसको कहते हैं प्लूम। अब इसी के साथ तुमको याद करना हो तो ALR याद कर सकते हो। ALR बोले तो स्टैंडर्ड डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हो, टेम्परेचर कम होता रहता है। तो जब आप ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिक्रीमेंट है, PDF में दे रखा है, आप लोग देख लेना।
तो वो स्टैंडर्ड हो गया, वो आइडियल कंडीशन मेंटेन कर ली, एक रेफरेंस या डेटम हमने वो सेट कर लिया। अब एक्चुअल में कितना डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअली कितना हो रहा है, जरूरी थोड़ी हमेशा वो होगा। तो जो एक्चुअल होता है वो एनवायरमेंट लैप्स रेट है, जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों का ALR है। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो अभी मेरी बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? हमको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बोल रहा है पॉल्यूटेंट अगर इससे हो 100 से 199 के बीच में होता है तो अनहेल्दी होता है। डाटा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। डस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं लिखवा देता हूँ, पहले अगला क्वेश्चन देख लो। ये खुद से कर सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसको मैं करा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया वो कौन सी डिवाइस है जो बेसिकली 10 से 100 माइक्रोमीटर के साइज के डस्ट को रिमूव कर सकती है, तो इसका आंसर है साइक्लोन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डाटा मैं लिखवा देता हूँ आपको, आपके काम आएगा। तो सबसे पहले तो साइक्लोन सेपरेटर्स जो होते हैं, साइक्लोन सेपरेटर्स कैन रिमूव 5 से 50 माइक्रोमीटर तक के साइज पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। वही साइक्लोन सेपरेटर से एक और नाम आता है जिसको कहते हैं साइक्लोन स्क्रबर। अभी लिखवा देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फैब्रिक फिल्टर की, तो हमारे पास ये एक डिवाइस है जो डस्ट जैसे पार्टिकल को सेपरेट करता है। तो मिस्ट जैसे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए फैब्रिक फिल्टर काम आता है, जो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को रिमूव कर लेता है। फिर हमारे पास आता है ग्रेविटेशन सेटलिंग चैम्बर, जहां बड़े पार्टिकल सेटल होते हैं। नाम समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशन सेटलिंग इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन, बड़े पार्टिकल्स। तो जो 50 माइक्रोमीटर से भी बड़े पार्टिकल्स को सेपरेट करता है वो आपका ग्रेविटेशन सेटलिंग होता है। एंड देन हमारे पास आता है स्क्रबर्स। स्क्रबर्स में अलग अलग तरह के स्क्रबर होते हैं मेरे पास, तो इट कैन यूज फॉर वेरियस साइज। मतलब आप ये लगा लो कि आपका स्क्रबर जो है वो 1 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम में आ सकता है। 3 टाइप के आपके स्क्रबर होते हैं। तो एक होता है साइक्लोन स्क्रबर, एक होता है साइक्लोन स्क्रबर जो बड़े पार्टिकल्स के लिए काम आता है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 10 से 50 माइक्रोमीटर तक के लिए काम आता है। एक होता है आप लोगों का वेट स्क्रबर, तो ये छोटे पार्टिकल्स के लिए काम आता है। गीला कर रहे हैं ना, वेट स्क्रबर में क्या होता है, गीला करते हैं जिससे पार्टिकल भारी हो जाता है, बैठ जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के टाइम पे केजरीवाल साहब वो फाउंटेन सा चलवाते हैं रोड के ऊपर, पानी का ट्रक सा जा रहा होता है और वो पीछे फुहारा मारता हुआ चलता है। हालांकि होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन पॉलिटिक्स है ना, दिखाना तो पड़ेगा भाई हम काम कर रहे हैं, तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे। तो वो यही थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। एक और आता है इसके बाद जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के काम में आता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हो, आपके काम आ सकता है, ठीक है।